तो स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बहन पर सिर्फ मेरा हक है। योजक चिन्ह। अगली सुबह। बेटा, आज तुम दोनों की यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। पहले मैं तुम दोनों के स्कूल की तैयारी करती थी और अब यूनिवर्सिटी की कर रही हूँ। सच कहूँ तो बहुत खुशी हो रही है, पर थोड़ा दुख भी कि तुम दोनों कब इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। इरिशा ने प्यार से गुमान और आरिश के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। गुमान ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, मॉम, अब हम जिंदगी भर बच्चे तो नहीं रहेंगे ना। बड़े तो होना ही था और अच्छा हुआ कि हो गए। अब आपको डैड की ज़रूरत नहीं है। हम आपका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आरिश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अब आपको डैड के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए होगा आप हम दोनों भाइयों से कह सकती हैं। यू नो वॉट, गुमान भाई तो ऑफिस भी संभालने लगे हैं। मुझे भी संभालना है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। फिर भी मैं अपने दम पर काम कर सकता हूँ और आपको सारी खुशी दे सकता हूँ। सो यू रियली डोंट नीड डैड नाउ। इरिशा दोनों की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम दोनों ये बातें अपने डैड के सामने बिल्कुल मत करना। अगर उन्होंने ये सुन लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनके बेटे उनकी जगह लेने के लिए बड़े हुए हैं। ये सुनकर गुमान मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इससे अच्छा तो तुम दोनों हॉस्टल में थे। कम से कम वहां रहकर ऐसी हरकतें तो नहीं करते थे। जब से यहाँ आए हो, मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की प्लानिंग में लगे हुए हो। गर्वित की आवाज सुनकर आरिश और गुमान दोनों चुपचाप सामने देखने लगे। योजक चिन्ह। तभी एरिशा ने कहा, गर्वित, जाने भी दीजिए, बच्चे हैं। गर्वित भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये अब बहुत बड़े हो गए हैं। दोनों 18 साल के हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि ये सब क्या होता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। मेरी बीवी की अभी भी उम्र कम है और वो वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की नज़रें उस पर वियर्ड हो जाएं। ये सुनकर गुमान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, डैड, जस्ट स्टॉप इट। वो हमारी मॉम हैं। हम उन्हें हर गंदी नज़र से बचाएंगे, ना कि खुद उन पर वैसी नज़र डालेंगे। आरिश ने भी आंखें छोटी करते हुए कहा, एग्जैक्टली। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। डैड, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। गर्वित कुछ कहने ही वाला था कि एरिशा बीच में आ गई और बोली, बस बहुत हो गया। तुम तीनों की बहस शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिलहाल के लिए तुम दोनों का कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। अब जल्दी से निकलो। तभी गुमान ने कहा, गौरवी और विधान को हम दोनों रास्ते में ही स्कूल छोड़ देंगे। इरिशा ने सिर हिलाया। तभी पीछे से आवाज आई, हम दोनों रेडी हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी ने उनकी तरफ देखा। दोनों अपने स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार थे। गौरवी ने रेड स्कर्ट, वाइट शर्ट और मल्टी कलर टाई पहन रखी थी। उसके लंबे कली बालों की 2 चोटियां बनी थीं, जो शोल्डर से होते हुए कमर तक लहरा रही थीं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं विधान ने भी रेड पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी, लेकिन उसकी टाई की नॉट काफी ढीली थी। उसे देखकर गुमान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये कौन सा स्टाइल है स्कूल जाने का। विधान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, भाई, आजकल ऐसे ही स्कूल जाया जाता है। तभी आरिश ने कहा, हाँ, मैं भी ऐसे ही जाता था। नो प्रॉब्लम। पर तभी गुमान ने टोका, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तमीज से स्कूल जाना होगा, इसकी तरह आवारा स्टाइल में नहीं। ये कहकर उसने विधान की टाई की नॉट ठीक कर दी। विधान का मुंह बन गया। तभी गौरवी हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर गुमान भाई ने देख लिया तो यही करेंगे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो कैसे चुपचाप एक अच्छे बच्चे बन गए। विधान ने मुंह बना लिया। तभी पीछे से रिद्धि आते हुए बोली, और तुम उन्हें भाई क्यों कहते हो। वो तो तुम दोनों के चाचा लगते हैं। तुम्हें चाचू बोलना चाहिए। ये सुनकर विधान मुंह बनाकर बोला, मैंने तो चाचू ही कहा था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें भाई बुलाऊं,
क्योंकि चाचा सुनकर उन्हें बहुत ओल्ड फीलिंग आती है। ये सुनकर सब एक साथ आरिश की तरफ देखने लगे। आरिश दांत दिखाते हुए बोला, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या पता ऐसा गुमान भाई ने भी कहा हो। लेकिन तभी गर्वित ने कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बड़ा बेटा ऐसी हरकतें नहीं करता जैसी हरकतें तुम करते हो। आरिश ने मुंह बनाकर कहा, ओके फाइन, मैंने ही मना किया था और लगता है अब सही है, मुझे भाई ही कहना चाहिए। योजक चिन्ह। ये कहकर वो वहां से बाहर जाता हुआ बोला, अब फिलहाल के लिए हमें यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। भाई, आपको लेट होना पसंद नहीं है ना, इसलिए आप इन दोनों को लेकर आइएगा। मैं अपनी स्पोर्ट्स कार से जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ मॉम, मुझे पहले ऑफिस जाना होगा क्योंकि डैड ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो मुझे पूरा करना है। उसके बाद ही मैं यूनिवर्सिटी जा पाऊंगा, इसलिए आप लक्ष्य और झील को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। ये सुनकर लारा ने मुंह बनाकर कहा, तुम और तुम्हारे डैड दिन भर ऑफिस का काम ही क्यों करते रहते हो? और अब तो तुम्हारे डैड ने हद कर दी है। ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। अभी तुम सिर्फ 19 साल के हो, लेकिन इस उम्र में भी वो तुमसे ऑफिस का काम करवा रहे हैं। एक बार उन्हें घर आने दो, मैं उनकी खैर अच्छे से लूंगी। ये सुनकर अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी प्यारी मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डैड को कुछ भी नहीं कहेंगी, बल्कि ऑफिस का काम मैं खुद करना चाहता था। मैं डैड को देखता हूँ, वो अभी से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उनके अलावा इतनी बड़ी कपूर इंडस्ट्री को संभालने वाला और कोई नहीं है। बस इसलिए मैंने भी सोचा कि इसी उम्र से उनके साथ ऑफिस संभाल लूँ। अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात रही लक्ष्य और झील की, तो मैं उन्हें खुद ही पहले ड्रॉप कर दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। अब आप हैप्पी हैं? ये सुनकर सिर हिलाते हुए लारा ने कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता भी है वो दोनों तुम्हारे साथ जाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। झील तो सुबह से कई बार मुझसे पूछ चुकी है। वो तुमसे बात करने में थोड़ा डरती है, इसलिए मुझसे कह रही थी। और जब उसे पता चलता है कि तुम ऑफिस चले गए हो, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए आज तुम उन्हें लेकर जाओ। ये सुनकर अभिमन्यु ने सिर हिलाया। तभी पीछे से आवाज आई, मॉम, मैं रेडी हो गई। ये सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। झील स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी, रेड कलर की स्कर्ट, व्हाइट शर्ट और टाई के साथ वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों का पोनीटेल बना हुआ था। लक्ष्य ने भी रेड पैंट और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसके गले में टाई नहीं थी। उसे देखकर अभिमन्यु ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कैन आई नो तुम्हारी टाई कहाँ है? लक्ष्य ने दांत दिखाते हुए बोला, भाई, आज टाई लॉन्ड्री में चली गई है, इसलिए नहीं पहनी। चलिए जल्दी, लेट हो रहा है। वो जल्दी से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम्हें एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चुपचाप जाकर टाई पहनकर आओ। तुम स्कूल जा रहे हो, कोई मस्ती करने नहीं। मैं ये सारी हरकतें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। जहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ मैं भी बचपन में पढ़ चुका हूँ। मेरा वहाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखकर ये बोले कि तुम मेरे छोटे भाई हो। वहाँ कोई फाइट या ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से एक रेप्यूटेड फैमिली के बच्चे रहते हैं, उसी तरह तुम भी रहोगे। गॉट इट? लक्ष्य सब सुनकर गुस्से में बोला, भाई, मैं आपकी तरह हर वक्त सीरियस नहीं रह सकता। आप तो बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पर तो स्माइल देखे ज़माना हो गया है। आप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगा। इतनी छोटी उम्र में मैं आपकी तरह डैड का बिजनेस नहीं संभालने वाला, सो प्लीज़ मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा। जहाँ तक टाई की बात है, तो मैंने टाई अपने साथ ही ली है, बाद में पहन लूँगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं, तो पहन लेता हूँ। ये कहकर उसने गुस्से में अपने पॉकेट से टाई निकाली और जबरदस्ती गले में पहनने लगा। पर वो टाई बांध नहीं पा रहा था। तभी झील आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, गुस्से में कोई काम मत किया करो, क्योंकि गुस्से में किया गया काम हमेशा बिखर जाता है।
लेट मी डू इट। फिर वो टाई बांधने लगी और बोली, बाकी भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमारा अच्छा बुरा समझते हैं। लक्ष्य ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन दीदी। पर तभी झील ने उसे अपनी आंखें दिखाई और लक्ष्य चुप हो गया। झील ने उसकी टाई बांधी। अभिमन्यु बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। लारा ने कहा, जो वो तुम दोनों को स्कूल ड्रॉप कर देगा। ये सुनकर दोनों ने सिर हिलाया और अपना बैग लेकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के बड़े से गेट के सामने एक कार आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और दरवाजा खोला। गुमान, गौरवी और विधान तीनों बाहर निकले। गौरवी घूमकर गुमान से लिपटते हुए बोली, भाई मेरा आज बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि आप दोनों इतने टाइम बाद आए हैं। मैं आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मॉम की वजह से मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। योजक चिन्ह। ये सुनकर गुमान ने स्माइल करते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं आज कॉलेज से जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए आज मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा, फिर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनकर गौरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी विधान ने कहा, जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। गौरवी ने सिर हिलाया। इसके बाद गुमान ने विधान को घूरते हुए कहा, इसका ख्याल रखना। आई नो तुम छोटे हो, लेकिन ये तुमसे भी ज्यादा बच्ची है। विधान ने शरारती स्माइल के साथ कहा, ओके भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी छोटी बुआ जी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही गौरवी ने उसके पेट पर पंच मारते हुए कहा, तुम मुझे दीदी बोला करो, बुआ जी नहीं। सब हंसते हैं। अब चलो। ये कहकर वो उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। गुमान उन्हें जाते हुए देख हल्के से मुस्कुरा दिया। वो वापस कार की तरफ मुड़ा ही था कि तभी एक और कार आकर रुकी। आवाज सुनकर वो रुक गया। सामने नजर गई तो देखा कि अभिमन्यु कार से बाहर निकला। उसके साथ झील और लक्ष्य भी उतरे। अभिमन्यु ने झील और लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई परेशान करे तो डरने की भी जरूरत नहीं, उन्हें सही जवाब देना। लक्ष्य और झील दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया। वे दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में आवाज आई, तुम तो उन्हें ऐसे समझा रहे हो जैसे ये दोनों दूध पीते बच्चे हों, और तुम बहुत बड़े हो गए हो। अभिमन्यु, झील और लक्ष्य तीनों ने गुमान की आवाज सुना तो झील के एक्सप्रेशंस तुरंत बदलने लगे। उसने घबराकर कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। वहीं अभिमन्यु ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? तुम चुपचाप घर नहीं जा सकते थे। इसके जवाब में गुमान तिरछी स्माइल के साथ बोला, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूँ। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तभी झील तुरंत आगे आए और बोली, आप मेरे भाई को ऐसे बेरोजगार कैसे कह सकते हैं? यू नो वॉट, मेरे भाई डैडी के ऑफिस को संभालते हैं। वो तो ऑफिस ही जाने वाले थे। गुमान की आंखें छोटी हो गईं और वो झील को घूरकर देखने लगा। झील डर से तुरंत नजरें नीचे झुका लीं, लेकिन तभी अभिमन्यु गुस्से से बोला, तुम्हें इस इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। झील ने हल्के में सिर हिलाया, पर गुमान ने बिना किसी भाव के कहा, उसे जिससे डरना चाहिए वो उसी से डर रही है। तुम उसे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उसके भाई हो। ये सुनकर अभिमन्यु गुस्से से बोला, हाँ मैं उसका भाई हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा मेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम हर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही गुमान भी गुस्से में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन के पास आने का। तुम्हारी बहन ही मेरे भाई बहनों के पास आती है, तो पहले उसे रोको, फिर मुझे रोकने की कोशिश करना। अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हारे भाई बहन ने ऑलरेडी मेरी बहन से दोस्ती कर ली है। उनके बीच सब कुछ ठीक है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। ये सुनकर गुमान मुस्कुराकर बोला, मेरी तरह कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक ही हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बहन की बात है,
तुम्हारी बहन भी एक सिंगल पीस है जिसे सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, कोई और नहीं। ये कहकर गुमान अपनी कार में बैठा और कार वहां से निकल गई। लेकिन उसकी ये बात सुनकर अभिमन्यु के हाथ की मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। उधर झील भी शौक में बस कार को ही देखती रह गई। लक्ष्य भी कंफ्यूजन में बस ये सब देखता रह गया।